हेलो एवरीवन। तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे ह्यूमन आई। तो हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा उसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो ह्यूमन की आई होती है उसका व्यास जो होता है वो होता है 2.5 सेंटीमीटर का, और ये एक हड्डियों की बनी हुई एक गुहा में स्थित होती है। और ये जो हड्डियों की बनी हुई गुहा है, हड्डियां जो है यहाँ पर, उसे कहा जाता है नेत्र कोटर। और जो ह्यूमन आई है उसकी 3 लेयर पाई जाती है, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। इसके बाद हमने देखा था जो मिडल लेयर है उसको कोरोइड कहा जाता है, हिंदी में उसे रक्तक पटल कहा जाता है। और जो इनर लेयर है उसको रेटिना कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा था ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने देखी थी आउटर लेयर। आउटर लेयर के 2 पार्ट होते हैं, स्क्लेरा और कॉर्निया। स्क्लेरा जो पार्ट होता है वो होता है अपारदर्शी, और जो कॉर्निया पार्ट होता है वो होता है पारदर्शी। इसके बाद हमने देखी थी सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर थी कोरोइड। कोरोइड जिसे हिंदी में कहा जाता है रक्तक पटल। कोरोइड जो लेयर होती है उसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है, और ये जो लेयर होती है वो O2 और न्यूट्रिशन का सप्लाई करती है आई को। और ये कोरोइड लेयर कॉर्निया के पास फूल जाती है और फूल कर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे कहा जाता है सीलियरी बॉडी या पक्षमाभी काय। और ये सीलियरी बॉडी जो उसका अग्रभाग है वो शटर के समान संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कहा जाता है आइरिस या परितारिका। जो आई का कलर है काला, भूरा या नीला, वो होता है आइरिस के कारण। और यही यही सीलियरी बॉडी आगे की साइड यहाँ पर बनाती है पलके। तो पलक जो बनाती है वो भी बनाती है सीलियरी बॉडी। इसके बाद हमने देखा था जो थर्ड लेयर है रेटिना, इनर लेयर ये होती है, और इसमें पाई जाती है परतें। और इसमें जो परतें पाई जाती है उसमें से एक परत में यहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल्स या प्रकाशग्राही कोशिकाएं पाई जाती है। और ये प्रकाशग्राही कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, रोड और कोन। ये जो रोड होती है, रोड मीन्स सबसे आगे है, इसमें आर मीन्स रात। ये अंधकार में या मंद प्रकाश में देखने का काम करती है, इमेज बनाने का काम करती है। और जो ये कोन है वो प्रकाश की उपस्थिति में इमेज बनाने का कार्य करती है। इसके बाद हमने देखा था जो रेटिना है उसकी सबसे आंतरिक परत होती है वो बनी हुई होती है न्यूरॉन्स की। और ये जो न्यूरॉन्स है आपस में मिलकर बनाते हैं नर्व। ये जो नर्व बनाते हैं उसको कहा जाता है ऑप्टिक नर्व या दृक तंत्रिका। और यही नर्व ब्रेन तक जाती है, और वहां पर हमें पता लगता है कि ये इमेज जो हमारी आंख में बनी है वो किस चीज की है। इसके बाद हमने देखा था ये जो ऑप्टिक नर्व्स है जिस जगह से आई से बाहर निकल रही है उस जगह पर एक पॉइंट होता है, उसको कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। और यहाँ पर रेटिना नहीं पाई जाती है, मींस यहाँ पर कोई भी रोड या कॉन सेल्स नहीं पाई जाती है। और इसी के ऊपर एक बिंदु पाया जाता है जिसे कहा जाता है पीत बिंदु या येलो स्पॉट, और इस जगह क्लियर इमेज का निर्माण होता है। इसके बाद हमने देखा था कि जो ये ह्यूमन आई है उसमें लेंस पाई जाती है, और ये लेंस है वो होती है उत्तल लेंस। और इसके बाद विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर हमने देखे थे। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, जो लेंस और कॉर्निया के बीच में जो पदार्थ भरा हुआ रहता है उसे कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। और विट्रस ह्यूमर जो ये लेंस है और ये रेटिना है उसके बीच में जो मेटर भरा हुआ होता है उसे कहा जाता है विट्रस ह्यूमर। और ये विट्रस ह्यूमर क्योंकि ये कोई पदार्थ है तो ये रेटिना के ऊपर एक दाब लगाता है जिसे कहा जाता है इंटर ऑक्यूलर प्रेशर। और रोड और कोन के बारे में हमने देखा था। जो ये रोड होती है, रोड मीन्स रात में देखने के काम आती है। ये रोड छड़नुमा एक संरचना होती है और ये बनी हुई होती है रेटिनिन और स्कोटॉप्सिन की। और रेटिनिन बनता है विटामिन ए से, और जो ये विटामिन ए है वो हम लेते हैं फूड से। अगर फूड में विटामिन ए की कमी हो जाती है
तो रोड अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर पाएगी और अंधकार में या मंद प्रकाश में रात में दिखना बंद हो जाएगा और इसे कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। इसके बाद हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है। इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले कोई लाइट सोर्स होगा, जिस भी वस्तु को हमें देखना है, जिस भी व्यक्ति को हमें देखना है उस तक लाइट जाएगी और वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाएगी आई के पास। आई में सबसे पहले ये जाती है कॉर्निया के पास और ये जो कॉर्निया है मैक्सिमम अपवर्तन कॉर्निया के पास जाकर ये थोड़ी सी मुड़ जाती है और ये जो मुड़ने को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन कहा जाता है। कॉर्निया के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किया जाता है और कॉर्निया के द्वारा ही मैक्सिमम अपवर्तन किया जाता है। मैक्सिमम अपवर्तन जो होता है वो कॉर्निया के द्वारा किया जाता है। फिर कॉर्निया के बाद ये लेंस के पास जाती है और लेंस के द्वारा भी पुनः अपवर्तन किया जाता है, लाइट को थोड़ा मोड़ा जाता है ताकि वो फोकस हो सके रेटिना पर, एक पॉइंट पर, वहां पर स्पष्ट प्रतिबिंब का निर्माण हो सके। और जहां पर ये फोकसित होती है लाइट वहां पर रोड और कोन एक्टिव हो जाते हैं और उसकी संवेदना ऑप्टिक नर्व के द्वारा जाती है ब्रेन तक और ब्रेन हमें बताता है कि ये जो वस्तु है, ये इमेज है वो किस चीज की है। तो ये हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन के बाद हमें क्या देखना है, इसी इमेज फॉर्मेशन में और भी चीजें वर्क करती है, उनको हमें देखना है। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, आइरिस के बारे में। तो हम बना लेते हैं यहाँ पर एक ह्यूमन आई, यहाँ पर होती है लेंस और लेंस के जस्ट आगे हमने क्या बनाई थी, आइरिस। यहाँ पर कोरोइड लेयर थी और कोरोइड लेयर से हमने आगे की साइड यहाँ पर क्या बनाई थी, आइरिस। और इसके बीच का जो छिद्र था वो था प्यूपिल या पुतली। अब ये आइरिस भी वर्क करती है कि जब आपके सामने तेज प्रकाश आता है या मंद प्रकाश आता है उस समय ये आइरिस वर्क करती है। कैसे वर्क करती है उसे हम देखते हैं। अभी जब तेज प्रकाश आएगा, जब अधिक प्रकाश आएगा तो आइरिस क्या करेगी, ताकि यहाँ पर कम से कम प्रकाश जा सके, इसीलिए आइरिस फैल जाती है। ये मैंने यहाँ पर भी बनाई एक लेंस जो मैंने यहाँ पर बना रखी है और इसके ऊपर मैंने बनाई आइरिस। तो जब भी तेज प्रकाश आता है तो आइरिस क्या करती है, आइरिस फैल जाती है ताकि प्यूपिल या पुतली में कम से कम प्रकाश प्रवेश कर सके। तेज प्रकाश जब होता है तब आइरिस फैल जाती है और जब मंद प्रकाश होता है तब क्या करती है, मंद प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगी, जो आइरिस है वो ये सोचेगी कि इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रकाश जाना चाहिए लेंस में, तो उस समय आइरिस सिकुड़ जाएगी। ये मैंने यहाँ पर अगेन एक लेंस बनाई और इसके ऊपर मैंने ये बनाई आइरिस। तो आइरिस पहले कितनी थी, पहले लगभग इतनी थी और जब भी मंद प्रकाश आता है तो ये सोचेगी थोड़ा प्रकाश ज्यादा जाना चाहिए अंदर, तो ये सिकुड़ जाएगी। यहाँ पर आइरिस सिकुड़ जाती है और जो ये प्यूपिल का साइज है, सिकुड़कर इसने क्या किया, सिकुड़कर इसने प्यूपिल के साइज को कंट्रोल किया। यहाँ पर जो ये प्यूपिल का साइज है उसको कंट्रोल किया। जब मंद प्रकाश होगा तब प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, प्यूपिल का साइज यहाँ पर बड़ा हो जाता है और जो ये आइरिस है, परितारिका जिसे हमने कहा था, वो सिकुड़ जाती है।
और ऊपर वाली कंडीशन में क्या हुआ था, जब तेज प्रकाश आया तो आइरिस क्या करती है, आइरिस फैल जाती है ताकि कम से कम प्रकाश जो है लेंस के अंदर जा सके। तो यहाँ पर आइरिस क्या करेगी, आइरिस यहाँ पर फैल जाती है और इसके फैलने की वजह से ये जो प्यूपिल का जो साइज है वो हो जाता है कम, प्यूपिल का साइज हो जाता है कम। तो इस प्रकार तेज प्रकाश में और मंद प्रकाश में आइरिस अपना कार्य करती है, प्यूपिल के साइज में परिवर्तन करके ये प्रकाश को अंदर लेने की, प्रकाश को ग्रहण करने की, कितनी लाइट इसके अंदर जाए उसको कंट्रोल करती है आइरिस। ये हमने देखा। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं नेत्र की समंजन क्षमता, अकोमोडेशन पावर। नेत्र की समंजन क्षमता, इंग्लिश में इसे कहा जाता है अकोमोडेशन पावर। ठीक, तो नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, इसको देखने के लिए हम अगेन एक नॉर्मल आई बनाते हैं। ये हमने बनाई एक नॉर्मल आई, ये है इसका कॉर्निया, और कॉर्निया के बाद हम बनाते हैं यहाँ पर, इस जगह पर हमने ये बनाई लेंस, जो कि थी उत्तल लेंस। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस में हमने आगे जब इमेज बनाई थी तब देखा था, लाइट आती है, यहां से लाइट आएगी और लाइट फोकस हो जाएगी रेटिना पर। पहले कॉर्निया के द्वारा अपवर्तन होता है, फिर लेंस के द्वारा अपवर्तन होता है। तो लाइट आई और लाइट इस पर अपवर्तित हो जाती है। हम एक चीज और देखते हैं, जब लाइट दूर से आती है, लाइट जब दूर से आएगी, दूर से आएगी तो क्या करेगी, वो समानांतर किरणों के रूप में आएगी, पैरेलल किरणों के रूप में आएगी। लाइट जब दूर से आती है तो आती है पैरेलल किरणों के रूप में, इस तरह से समानांतर किरणों के रूप में आएगी, और ये जो लेंस है वो उसको यहाँ पर कन्वर्ज कर देगा रेटिना के ऊपर, और यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये होती है नॉर्मल आई की कंडीशन। अब हम क्या देखते हैं, ये तो आ रही है दूर से, जो कि आ रही है पैरेलल किरणों के रूप में, समानांतर किरणों के रूप में आ रही है। अब हम एक और कंडीशन देखते हैं जिसमें लाइट आती है पास से। हमें पास की चीज, किसी वस्तु को देखना है, जैसे हम किताब पढ़ते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो हम एक और आई बना देते हैं, और ये हमने बनाई लेंस। जब पास से आती है किरणें, यहाँ पर कोई वस्तु है, ये मानिए आप, यहाँ पर कोई बुक रखी हुई है, यहाँ से आएगी लाइट, और यहाँ से जब लाइट आती है, यहाँ से लाइट सोर्स से इस तक लाइट आएगी, और यहाँ से जो ये बुक रखी हुई है उससे आई तक इसको, इन किरणों को जाना है, आई तक किरणों को जाना है, तो वो कैसे जाएगी, आई तक जो किरणें जाती हैं वो होती है डाइवर्जिंग नेचर की। ये यहां से जाएगी आई के पास, जो पास में रखी हुई वस्तु है, नियर ऑब्जेक्ट है, वहां से कैसी आ रही है, लाइक यहाँ से ये डाइवर्जिंग नेचर की आ रही है, यहाँ से ये फैलती हुई आ रही है, और यहाँ से जब दूर से आ रही थी तो आ रही थी समानांतर किरणों के रूप में। अब यहाँ से डाइवर्जिंग नेचर की है, डाइवर्जिंग नेचर की है, तो इसको कन्वर्ज करने के लिए इसको
कन्वर्ज करने के लिए इसको और पावर लगानी पड़ेगी, आई को कन्वर्जिंग पावर इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये जो नेत्र है ये डाइवर्जिंग नेचर की है, तो ये पहले से ही ऐसे डाइवर्ज होके आ रही है, पहले से ही ऐसे घूम के आ रही है, तो इसको इसको घुमाने के लिए नेत्र को यहाँ पे ये जो लेंस है उसको यहाँ पे पावर लगाना पड़ेगा, और ये लेंस इसको कब ज्यादा अच्छी तरीके से घुमा पाएगी इसको मैं एक डायग्राम में और बताती हूँ आपको। जब यहाँ पर इस तरह का लेंस है, इस तरह का लेंस है पतला, और यहाँ पर है ये मोटा लेंस, दोनों ही है उत्तल लेंस, लेकिन इसकी जो यहां से कोई लाइट आई मानिए, इसकी जो डाइवर्जिंग पावर है वो है कम, यहां से नेत्र को जो यहां से लाइट को मोड़ने की पावर है वो है कम। अब इस जगह पर कोई लाइट आई, ये है थोड़ा मोटा उत्तल लेंस, तो इसकी जो घुमाने की क्षमता है वो थोड़ी होती है ज्यादा, तो इसकी जो फोकस दूरी है वो होती है कम। फोकस दूरी क्या होती है उसको हम देखते हैं। ये जो लेंस है इसका मिड पॉइंट है, लेंस का जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट से जहां पर इमेज बन रहा है, यहाँ पर रेटिना पर इमेज बन रहा है, लेंस के मिड पॉइंट से, यहाँ पर मिड पॉइंट से जो रेटिना के बीच में जो दूरी है उसको कहा जाता है फोकस दूरी। तो यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर क्योंकि ये डाइवर्जिंग नेचर की आ रही है तो इनको कन्वर्ज करने के लिए ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी, और इन दोनों लेंस में से जो घुमाने की क्षमता है वो किसकी ज्यादा है, वो इस वाली लेंस की ज्यादा है। ये नॉर्मल कंडीशन में लेंस थी जो मैंने यहाँ पर बनाई, अब इसको क्योंकि घुमाना है तो क्या होता है, जो ह्यूमन की लेंस होती है वो लचीली होती है, तो ये अपने आकार में परिवर्तन कर लेती है। ये क्या करेगी, ये वाली लेंस अपने आकार में परिवर्तन कर लेगी, और आकार में परिवर्तन करके ये कैसी हो जाएगी, ये मोटी हो जाएगी, क्योंकि ये अपने आकार में कर लेती है परिवर्तन। अब इसने अपने आकार में परिवर्तन कर लिया, तो इसकी जो ये डाइवर्जिंग, क्योंकि ये आ रही थी डाइवर्जिंग नेचर की, तो इसको कन्वर्ज करने में इसको आसानी होगी। ठीक, जब ये लेंस है, ह्यूमन की जो लेंस है वो नॉर्मल कंडीशन में इस तरह की होती है, और नॉर्मल कंडीशन में जो लाइट आती है वो समानांतर किरणों के रूप में आती है, और जब समानांतर किरणों के रूप में आती है तो इस तरह से ये रेटिना के ऊपर फोकस हो जाती है। लेकिन जब नियर ऑब्जेक्ट से लाइट आती है तो वो होती है डाइवर्जिंग नेचर की, डाइवर्जिंग नेचर की। डाइवर्जिंग नेचर की होती है, मतलब फैला देती है किरणों को। अब इन्होंने किरणों को फैला दिया, नियर ऑब्जेक्ट से कोई लाइट आई तो किरणें फैली हुई आई, उनको कन्वर्ज करने के लिए, इनको कन्वर्ज करने के लिए जो ये लेंस है वो हो जाती है थोड़ी सी मोटी, तो इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है, लेंस हो जाती है इसमें थोड़ा सा मोटा। और यहाँ पर जो ये फोकस दूरी है और इसकी फोकस दूरी है उसमें अंतर होता है, यहाँ पर क्योंकि ये पतली है और इसके मिड पॉइंट से इसके बीच की दूरी ये होती है फोकस दूरी, एफ से जिसे दर्शाया जाता है, और यहाँ पर इसके मिड पॉइंट से इसके बीच की जो दूरी है वो होगी फोकस दूरी। तो यहाँ पर क्या देखा था हमने, यहाँ पर फोकस दूरी कम हो जाती है जब यहाँ पर मोटी लेंस होती है, और जब पतली लेंस होती है तो फोकस दूरी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो लेंस है, लेंस कर लेती है अपने आकार में परिवर्तन, लेंस अपने आकार में परिवर्तन करके फोकस दूरी के अनुसार व्यवस्थित हो जाती है। आकार में परिवर्तन, पहले ये पतली थी
पहले ये नॉर्मल कंडीशन में इस तरह की थी और फिर बाद में ये हो गई मोटी, ताकि इसकी अपवर्तन की क्षमता बढ़ सके, इसकी कन्वर्जिंग जो पावर है वो बढ़ सके, क्योंकि जो लेंस होता है ह्यूमन का वो होता है लचीला। तो ये जो क्षमता है कि दूर की वस्तुएं आ रही है, दूर की वस्तुओं से कोई किरण आ रही है तो उसको किस तरह से देखना है, और पास की जो वस्तु है उससे कोई लाइट आ रही है तो उससे इमेज किस तरह फॉर्म होगा। तो इस जो क्षमता है लेंस की, उसको कहा जाता है नेत्र की समंजन क्षमता या अकोमोडेशन पावर। ठीक, आगे देखते हैं हम। आगे हम देखते हैं कि जो हमारी ह्यूमन आई है कितनी पास तक वस्तुओं को क्लियर देख पाती है। हम अगर मेरे हाथ में कुछ लिखा हुआ है तो मैं उसको बहुत ही ज्यादा पास ले आऊंगी तो वो मुझे दिखाई नहीं देगा। तो कितनी दूरी तक, कितनी निकट तक वो क्लियर इमेज को देख पाती है तो उसे कहा जाता है निकट बिंदु। कितनी दूरी तक की इमेज को क्लियर देख पाती है नेत्र? 25 सेंटीमीटर तक की को। नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, यहां तक की जो वस्तुएं होती है उनको वो क्लियर देख पाती है। सेकंड, कितनी दूर तक की वस्तुओं को नेत्र क्लियर तरीके से देख पाती है तो उसे कहा जाता है दूर बिंदु। और दूर बिंदु जो होता है वो अनंत माना जाता है, इनफाइनाइट होता है। कितने पास तक की वस्तुओं को क्लियर देख पाती है वो होता है निकट बिंदु, और कितने दूर तक की वस्तुओं को देख पाती है वो होता है दूर बिंदु। निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होता है अनंत। और इन दोनों के बीच की जो ये दूरी है, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे कहा जाता है दृष्टि परास। ठीक, निकट बिंदु और दूर बिंदु के जो बीच की दूरी है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दृष्टि परास। अब हमने ये नेत्र की स्ट्रक्चर देख ली और इमेज कैसे फॉर्म होता है, आइरिस का क्या वर्क होता है, नेत्र की अकोमोडेशन पावर क्या होती है, और निकट बिंदु और दूर बिंदु को हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं आई में। आई से रिलेटेड डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे निकट दृष्टि दोष। हिंदी में निकट दृष्टि दोष। और इसको भी कहा जाता है एक और नाम से मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को एक और नाम दिया जाता है और उसका नाम है मायोपिया, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है नियर साइटनेस। निकट दृष्टि दोष क्या होता है इसको हम देखते हैं। निकट मीन्स इसमें निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो क्लियर होगी, पास की जो वस्तुएं हैं वो दिखाई देगी क्लियर। निकट दृष्टि दोष में ह्यूमन की आई पास की वस्तुओं को तो क्लियर देख पाएगा, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं वो उसे क्लियर नहीं दिखाई देगी। दूर की वस्तु उसको क्लियर नहीं दिखाई देगी। ये जो दोष होता है उसे कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। निकट का मीन आप कभी भी ये ना ले कि निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही, निकट का मीन अभी आगे बताऊंगी मैं। लेकिन इससे आप ये समझे कि निकट, निकट मतलब पास की जो वस्तुएं हैं वो तो क्लियर दिखाई देगी, लेकिन इसमें दूर की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखाई देगी। ये होता है निकट दृष्टि दोष। दूर की वस्तुएं दिखाई देगी ब्लर।
धुंधली दिखाई देगी। दूर की वस्तुएं किस तरह की दिखाई देगी? धुंधली दिखाई देगी। और इसका कारण क्या होता है निकट दृष्टि दोष का? निकट दृष्टि दोष का कारण होता है लेंस की वक्रता में परिवर्तन। लेंस हमने आगे देखी थी, वक्रता मीन्स लेंस का घुमाव किस तरीके से है, उसकी लेंस की कर्वता वक्रता में परिवर्तन उसको कहा जाता है कि लेंस का जो घुमावदार हमने देखा था, उसकी जो स्ट्रक्चर हमने देखी थी उसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो इसे इसका कारण क्या होता है निकट दृष्टि दोष का? लेंस की वक्रता में परिवर्तन निकट दृष्टि दोष का कारण होता है। इसके बाद हम देखेंगे ये निकट दृष्टि दोष, अगर हम डायग्राम में इसको बताएं तो डायग्राम में निकट दृष्टि दोष को कैसे बताया जाएगा और उसका जो दोष का निवारण है उसको कैसे दूर किया जाएगा, तो उसको भी हम देखेंगे। तो हम यहाँ पर बना देते हैं एक ह्यूमन आई। अगेन यहाँ पर हमने बनाया ये लेंस। हमको देखना है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं तो क्लियर दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं वो क्लियर नहीं दिखाई देती। दूर की वस्तुएं हमें क्लियर नहीं दिखाई देती। तो ये हमने बनाया कॉर्निया और ये हमने बनाया लेंस। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा देखिए आप, कोई भी किरण आई, समानांतर किरणें आई, यहां से किरणें आई, दूर किसी दूर जगह से किरणें आई और किरणें आके यहाँ पर होती है एक बार अपवर्तित और दोबारा होती है लेंस से अपवर्तित। और ये अपवर्तित होके इनको इमेज कहाँ पर बनानी थी, यहाँ से ये आई सीधी आई और ये यहाँ पर इमेज इनको कहाँ बनानी थी, इमेज इनको बनानी थी रेटिना के ऊपर। लेकिन ये इमेज कहाँ पर बना देती है, रेटिना से थोड़ा पहले ही आकर मिल जाती है, रेटिना से थोड़ा पहले ही आकर मिल जाती है, मतलब लेंस के निकट ही मिल जाती है। तो इसको आप यहां से समझ सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष, लेंस के पास ही आकर ये जो किरणें हैं वो मिल जाती है। तो ये है निकट दृष्टि दोष युक्त लेंस, मायोपिया युक्त आई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मायोपिया युक्त आई। ठीक है, तो ये दूर की वस्तुएं यहाँ पर हमको क्लियर नहीं दिख पाएगी। और आंख का जो दूर बिंदु है, क्योंकि दूर की वस्तुएं तो क्लियर नहीं दिख पा रही, हमने क्या बोला था कि दूर बिंदु जो होता है वो होता है अनंत। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, जो नेत्र का दूर बिंदु है वो हो जाएगा पास में। ये मैंने अगेन ह्यूमन आई बनाई और इसमें क्या होगा, जो नेत्र का दूर बिंदु है जो होना चाहिए था अनंत, यहाँ पर नेत्र का दूर बिंदु क्या हो जाएगा पास। क्योंकि अब इसको क्या, जो परास हमने देखी थी कि कितनी पास तक की वस्तुओं को क्लियर देख पाता है और कितनी दूर तक की वस्तुओं को क्लियर देख पाता है। तो दूर तक की वस्तुओं को अब ये क्लियर नहीं देख पा रही, तो दूर बिंदु कब हो जाएगा, दूर बिंदु यहाँ पर इस जगह पास में आ जाएगा और वो बनाएगा यहाँ पर इमेज। मतलब पास की वस्तुएं तो क्लियर दिख रही है लेकिन दूर की वस्तुएं क्लियर नहीं दिख रही है। तो निकट दृष्टि दोष में जो दूर बिंदु है वो यहाँ पर आ जाता है। होना कैसा चाहिए था,
समानांतर रेखाओं के रूप में दूर से आना चाहिए था, वो था दूर बिंदु जो कि अनंत था। लेकिन यहाँ पर नेत्र का जो दूर बिंदु है वो पास में आ जाता है, क्योंकि पास की ही वस्तुएं क्लियर दिखाई दे रही है, दूर की वस्तुएं तो दिखाई ही नहीं दे रही। इसीलिए मायोपिया में नेत्र का दूर बिंदु, मायोपिया में नेत्र का दूर बिंदु हो जाता है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, हमें इस दोष को दूर करना है जो हमको यहाँ पर मायोपिया युक्त आई में दिखाई दे रहा है कि इनकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। मींस कन्वर्ज जो होता है वो लेंस के पास में ही हो जाता है, रेटिना तक तो जा ही नहीं पाता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके पहले मैं आपको लेंस के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। देखिए, एक लेंस होती है इस तरह की जिसे हमने कहा था उत्तल लेंस, और एक लेंस होती है इस तरह की जिसे कहा जाता है अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस क्या काम करती है और अवतल लेंस क्या काम करती है, इसको देखते हैं। यहां पर मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई है, ये हमने माना यहाँ पर कोई वस्तु है और यहां से लाइट जा रही है इस लेंस के पास। तो ये जो उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, वो क्या करती है, ये उत्तल लेंस ये लाइट जो है उसको मोड़ने का काम करती है, लाइट को इस तरह से मोड़ देगी जो हमने ह्यूमन आई में भी देखा था। और एक लेंस होती है इस तरह की, ये वाली लेंस को कहा जाता है अवतल लेंस। और यहाँ पर कोई भी लाइट आई, यहाँ पर किसी भी लाइट सोर्स से लाइट आई, या फिर यहाँ पर भी कोई वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु को हमको देखना है। तो लाइट सोर्स से लाइट आएगी वस्तु तक और वस्तु से जाएगी ये इस लेंस तक। तो ये क्या करेगी लेंस, ये लेंस इसको फैला देगी, ये लेंस इसको फैला देगी। जो उत्तल लेंस है वो तो कन्वर्ज करने का काम करती है और जो अवतल लेंस है वो डाइवर्ज करने का काम करती है। तो उत्तल और अवतल लेंस किस तरह से लाइट को किस तरह से लाइट के साथ बिहेव करती है ये आपको समझ में आया होगा। तो इस वाली कंडीशन में हमको क्या करना है, सोचिए आप, इस वाली कंडीशन में क्योंकि यहां से लाइट आई और ये यहाँ पर ही मिल गई, हमको क्या करना है, हमको यहाँ से लाइट थोड़ा आगे जानी चाहिए और यहाँ पर मिलनी चाहिए रेटिना पर। तो हमको ये जो यहाँ से अपवर्तन हो रहा है उसको हमको क्या करना होगा, फैलाना होगा। अब फैलाएंगे हम कैसे, ये आप देखिए, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है अवतल लेंस। सॉल्यूशन मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ, आप इसका अलग डायग्राम भी बना सकते हैं। ये मैंने बनाई अवतल लेंस। अब जब मैं यहाँ पर अवतल लेंस लगा देती हूँ तो अवतल लेंस क्या करती है, ये अभी अभी हमने नीचे देखा अवतल लेंस क्या करती है, अवतल लेंस किरणों को कर देगी डाइवर्स। यहाँ से ये किरणें आ रही है, ठीक है, यहाँ से लाइट सोर्स से किरणें आ रही है, किसी वस्तु से टकराकर किरणें आ रही है, तो ये यहाँ पर ही मिल गई, लेकिन ये अवतल लेंस क्या करेगी, इसको डाइवर्स कर देगी। अवतल लेंस ने क्या किया, डाइवर्स कर दिया किरणों को। अब ये डाइवर्स कर दिया तो ये अब कहाँ पे मिलेगी, ये मिलेगी रेटिना पर। तो जो अवतल लेंस है वो किरणों को कर देती है डाइवर्स और इस तरह से यहाँ पर हो जाता है इमेज का फॉर्मेशन और निकट दृष्टि दोष का निवारण। तो आपने देखा कि किस तरह से अवतल लेंस लगाकर किरणों को हमने थोड़ा सा फैला दिया और फैलाने के बाद जो यहाँ पर रेटिना पर हमें इमेज चाहिए था वो हमें मिल जाता है, क्योंकि अवतल लेंस का काम ही क्या होता है, वो किरणों को फैला देती है और उत्तल लेंस उनको सिकोड़ती है। तो उत्तल लेंस की वजह से तो यहाँ तक ही आ रहा था, मींस जब हमारा दोषयुक्त नेत्र था तब जो मीटिंग पॉइंट था दोनों का, जहां पर इमेज बननी थी वो थोड़ा रेटिना से आगे ही रह जाता है।
हमको रेटिना तक लेकर जाना था, इसीलिए हमको इन किरणों को फैलाना था। और इनको फैलाने के लिए हमको क्या चाहिए, अवतल लेंस। ये है अवतल लेंस, और अवतल लेंस इनको फैला देती है और फैलाकर इनको इस जगह पर रेटिना पर क्लियर इमेज का निर्माण करती है। ये होता है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया या नियर साइटनेस। तो इसमें क्या देखा हमने कि पास की वस्तुएं तो क्लियर दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखाई देती है, क्योंकि लेंस की वक्रता में परिवर्तन हो जाता है। और जो मीटिंग पॉइंट है, जो ये इनका मिलने का पॉइंट है किरणों का, वो लेंस के पास में ही होता है, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और इसका जो दूर बिंदु है वो भी आ जाता है पास में। दूर बिंदु होना चाहिए था अनंत, क्योंकि अनंत की वस्तुएं तो हमको क्लियर नहीं दिख रही, हमको बस पास की वस्तुएं ही क्लियर दिख रही है। इसलिए जो निकट बिंदु है वो मतलब मींस दूर बिंदु है वो पास आ जाता है, और दूर बिंदु पास आके निकट हो जाता है, और दूर बिंदु यहाँ पर हो जाता है। और मायोपिया का दूर बिंदु इस तरह से दर्शाएंगे हम। और मायोपिया युक्त आई जो कि ब्लू कलर में है, और उसका निवारण हमने किया है अवतल लेंस लगा के। उसको आप जब भी आंसर लिखे तो डॉट 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 में बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि आरपीएससी की एग्जाम में कॉपी जेरोक्स होकर जाती है, तो कलर्स वहां पर हम यूज नहीं ले सकते। अब हमने ये देखा निकट दृष्टि दोष। सेकंड हम देखते हैं दूर दृष्टि दोष। सेकंड हम क्या देखते हैं, दूर दृष्टि दोष। उसको कहा था निकट दृष्टि दोष को हमने कहा था मायोपिया, और दूर दृष्टि दोष का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। फार साइटनेस। अब यहाँ पर दूरदृष्टि दोष का मीन क्या है ये आप खुद समझ गए होंगे। निकट दृष्टि दोष का मीन क्या था कि निकट की वस्तुएं तो क्लियर दिख रही है, लेकिन दूर की वस्तुएं उसमें क्लियर नहीं दिख रही है। तो इसी प्रकार निकट दृष्टि, ये दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर की जो वस्तु है वो तो हमें दिखाई देगी क्लियर, लेकिन यहाँ पर पास की वस्तुएं हमें क्लियर नहीं दिखाई देगी। पास की वस्तुएं यहाँ पर हमको क्लियर नहीं दिखाई देगी दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, जो निकट बिंदु है, निकट बिंदु नॉर्मली होता है 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु हमने क्या देखा था, निकट बिंदु हमने देखा था 25 सेंटीमीटर। हमने क्या कहा था कि नॉर्मल जो ह्यूमन आई है उसे 25 सेंटीमीटर दूर रखी हुई वस्तुएं क्लियर दिखाई देती है, लेकिन जब दूर दृष्टि दोष होता है तो हमें दूर की तो क्लियर दिखाई देती है, लेकिन निकट की क्लियर नहीं दिखाई देती। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको जो वस्तुएं हैं वो क्लियर नहीं दिखाई देगी। पच्चीस सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई वस्तु रखी है तो वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देगी। और जो निकट बिंदु है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर होना था तो इसमें क्या होगा, निकट बिंदु दूर हो जाएगा। निकट बिंदु इसमें दूर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा था, आगे दूर बिंदु पास हो गया, दूर बिंदु था पहले अनंत, और इस वाले दोष में दूर बिंदु हो गया पास, क्योंकि दूर की वस्तुएं तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कितनी दूर तक हमें दिखाई दे रही है, तो वो जो दूर बिंदु है वो इस मायोपिया में पास हो गया था। और हाइपरमेट्रोपिया इसमें क्या होगा कि जो ये निकट बिंदु है, निकट बिंदु नॉर्मली था 25 सेंटीमीटर, अब क्या हो रहा है कि 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुएं तो हमें क्लियर नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इससे दूर की वस्तुएं हमें क्लियर दिखाई देगी, दूर की वस्तुएं हमें क्लियर दिखाई देगी, इसलिए इसका जो निकट बिंदु है वो हो जाता है दूर। जो परास हम देख रहे थे कि
कितनी पास तक की वस्तुएं हमें क्लियर दिखाई दे रही है, तो इनको, इसका जो निकट बिंदु है वो थोड़ा आगे चला जाएगा। 25 सेंटीमीटर से आगे की जो वस्तुएं हैं, 25 सेंटीमीटर से आगे दूरी की जो वस्तुएं हैं वो इस दूरदृष्टि दोष में क्लियर दिखाई दे सकती है। तो इसको भी हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि इस दूरदृष्टि दोष में होता क्या है। तो हम एक बनाते हैं ह्यूमन आई। अगेन ये हमने बनाई ह्यूमन आई का कॉर्निया, और ये हमने बनाई ह्यूमन आई, और यहाँ पे हमने बनाया ये लेंस। अब दूरदृष्टि दोष में क्या होगा ये आप देखिए। दूरदृष्टि दोष में यहां पर मान ले कोई वस्तु है। अब ये जो वस्तु है इससे लाइट जाएगी यहां पर। दूरदृष्टि दोष में, सॉरी थोड़ा टेढ़ा बन गया ये, ये कॉर्निया हमने बनाई और ये लेंस हमने बनाई, ठीक है। अब हम बनाते हैं कि दूरदृष्टि दोष में होता क्या है। यहाँ पर हमने कोई इमेज वस्तु रखी, और यहां से ये जाएगी लाइट इस तक, और ये लाइट इस तक गई। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होगा कि ये जो लाइट का मीटिंग पॉइंट होगा वो थोड़ा आगे होगा, रेटिना से भी थोड़ा आगे चल जाएगा। बनना इसको कहाँ था, यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु आप मान लीजिए, ये वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। तो इस दोषयुक्त नेत्र में क्या होगा कि यहाँ से जो ये किरणें आई है वो मिलनी थी इस जगह पर रेटिना के ऊपर, लेकिन ये रेटिना से दूर मिलती है, रेटिना से दूर किसी पॉइंट पर मिलती है। दूर किसी पॉइंट पर मिलती है मीन्स दूर दृष्टि दोष, किसी रेटिना से दूर मिल रही है। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा दूरदृष्टि दोष। अब इसके निराकरण के लिए हमको क्या करना चाहिए, इसके निराकरण के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको ये किरणें इस तरह से लानी है, ये जो किरणें यहाँ पर आ रही है वो किरणें हमको इस तरह से लानी है कि वो इस जगह पर जो रेटिना है वहां पर मिले। अब हमको क्या है, किरणों को इस तरीके से लाना है, इस तरीके से लाना है, मतलब हमको जो ये अपवर्तन है वो थोड़ा इस तरह से अंदर की साइड करना पड़ेगा। और किरणों को जो कन्वर्ज करने का काम कौन करता था वो हमने देखा था, किरणों को कन्वर्ज करने का काम कौन करता है, ये उत्तल लेंस। तो यहाँ पर हम उत्तल लेंस को किस तरह से काम में लेंगे वो आप देखिए। यहाँ पर हम बना देते हैं कोई उत्तल लेंस, जो चश्मे में हम लगाते हैं उत्तल लेंस, ये हमने यहाँ पर बनाई। और ये यहाँ पर किस तरह से काम करेगी ये देखिए आप, ये उत्तल लेंस हमने बनाई। अब इसको क्या करना है, किरणों को कन्वर्ज करना है, और कन्वर्ज करके इस रेटिना पर मिलाना है ताकि क्लियर इमेज बन सके। क्योंकि अभी रेटिना पर नहीं मिल रही, अभी ये मिल रही है रेटिना से थोड़ा आगे। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर किरणें आई उत्तल लेंस के पास, तो उत्तल लेंस क्या करेगा, इन किरणों को थोड़ा सा मोड़ देगा। उत्तल लेंस क्या करेगा, इन किरणों को, ये यहाँ से आई तो इन किरणों को थोड़ा सा मोड़ देगा, और मोड़ कर ये इसको कहां पर कन्वर्ज करेगा, इस रेटिना पर। तो उत्तल लेंस यहाँ से जो इस तरह से किरणें आ रही थी उनको थोड़ा सा कन्वर्ज करने का काम करेगा, और उनको मिलाने का काम करेगा यहाँ पर रेटिना पर। ये डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है तो मैं इसको क्लियर बना देती हूँ।
थोड़ा सा कन्वर्ज किया इसने, उत्तल लेंस ने, और कन्वर्ज होकर ये जो इमेज है वो कहाँ पर बनी, कन्वर्ज होकर जो इमेज है वो बनी रेटिना पर। तो उत्तल लेंस इनको किरणों को थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा और उसको बनाएगा रेटिना के ऊपर। इस तरह उत्तल लेंस से इस दोष का हो जाता है निराकरण। उत्तल लेंस से इस दोष का हो जाता है निराकरण। ये कौन सी लेंस है, ये है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां पर हमने बनाई है कॉन्वेक्स लेंस और दूरदृष्टि दोष का हमने किया यहाँ पर निराकरण। उत्तल लेंस लगाकर दूरदृष्टि दोष को हमने कैसे देखा था कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो क्लियर दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखाई देगी। और जो निकट बिंदु है, क्योंकि पास की वस्तुएं कितनी दूरी तक क्लियर दिखाई देती थी, 25 सेंटीमीटर तक, अब 25 सेंटीमीटर तक क्लियर नहीं दिखाई देगी। तो नेत्र का जो निकट बिंदु है, जो पहले 25 सेंटीमीटर था उससे थोड़ा आगे हो जाएगा, जो नेत्र का निकट बिंदु है वो थोड़ा दूर हो जाएगा। और इसका निराकरण करने के लिए हमने क्या लगाया, हमने यहाँ पर लगाया उचित क्षमता का उत्तल लेंस। ये आंख के लेंस के कमजोरी के ऊपर मतलब लेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी हाई पावर का लेंस लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि उचित क्षमता का उत्तल लेंस हमने लगाया और उत्तल लेंस लगा के जो पहले किरणें मिल रही थी रेटिना के थोड़ा आगे, वो अब मिल जाएगी रेटिना के ऊपर, क्योंकि जो उत्तल लेंस है वो किरणों को थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा। तो इस तरह से जो दूरदृष्टि दोष है उसका निराकरण इस तरह से होता है। ये हमने देखे दो दोष। और वर्तमान में क्या किया जाता है, वर्तमान में ये निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इनका निराकरण करने के लिए वर्तमान में लेजर ट्रीटमेंट का भी उपयोग किया जाता है। लेजर ट्रीटमेंट, तो लेजर ट्रीटमेंट के जरिए भी वर्तमान में इन दृष्टि दोषों का निराकरण किया जाता है। अब हमने दो दृष्टि दोष देख लिए, यही जो दोष है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ये जो डायग्राम मैंने बनाए हैं इनकी प्रैक्टिस घर पे जाके जरूर करें। एक बार आरएस मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। कोई भी दोष का आप वर्णन कीजिए नेत्रकी का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो आयु बढ़ने के साथ साथ, जिस तरह आयु बढ़ने के साथ साथ जो लेंस की समायोजन क्षमता हमने देखी थी वो कम होने लग जाती है। लेंस की समायोजन क्षमता, लेंस की समायोजन क्षमता कम होने लग जाती है। और ये कम होगी तो उससे क्या होगा, दूर की और पास की दोनों की वस्तुएं ही क्लियर नहीं दिखाई देगी। इस दोष में दूर की वस्तु भी क्लियर नहीं होगी, ह्यूमन की आई दूर की वस्तु को भी क्लियर नहीं देख पाएगा, और जो पास में रखी हुई वस्तुएं हैं उनको भी क्लियर नहीं देख पाएगा। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, आयु बढ़ने के साथ साथ लेंस की समायोजन क्षमता, जो अकोमोडेशन पावर थी वो होने लग जाती है कम, और उसकी वजह से क्या होता है, दूर की वस्तुएं भी क्लियर नहीं दिखाई देती और पास की वस्तुएं भी क्लियर नहीं दिखाई देती। तो इसके निराकरण के लिए, इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है, इसके निवारण के लिए हम क्या करेंगे,
क्योंकि दूर की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखाई देती। तो अगर दूर की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखाई देती तो उसके लिए हम कौन सा लेंस यूज लेते थे? अवतल लेंस। और पास की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखाई देती तो उसके लिए कौन सा लेंस यूज में लिया जाता था? उत्तल लेंस। तो इस वाले दोष के निराकरण के लिए क्या करेंगे? हम यूज लेंगे बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस में क्या होगा? मान लीजिए ये लेंस है बाईफोकल, तो इसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट इसका है, वो होगा अवतल लेंस का। कॉनकेव लेंस का। और जो लोअर पार्ट है वो होगा उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। तो जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम बाईफोकल लेंस यूज में लेते हैं, जिसमें जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो होगा अवतल लेंस का और नीचे वाला पार्ट है वो होगा उत्तल लेंस का। ये है जरा दृष्टि दोष। अब नेक्स्ट दोष कौन सा है? नेक्स्ट डिसऑर्डर है दृष्टि वैषम्य। इंग्लिश में इसे कहा जाता है एस्टिग्मेटिज्म। नेक्स्ट दोष कौन सा है? दृष्टि वैषम्य या एस्टिग्मेटिज्म। और इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम जो है वो है अबिंदुकता। इस दोष में क्या होता है? इस दोष में जो कॉर्निया है, कॉर्निया में थोड़ा सा अनियमितता आ जाती है, कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता आ जाती है। कॉर्निया आपने देखा होगा, इसका कारण क्या है? हमने जो दो पार्ट पढ़े थे स्क्लेरा और कॉर्निया, उसमें कॉर्निया के गोलाई में अनियमितता आ जाती है। कॉर्निया का शेप जो है वो इसमें हो जाता है अनियमित। कॉर्निया का शेप अनियमित हो जाता है तो उससे क्या होता है? इसमें एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि समान दूरी पर अगर कोई ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइन है, कोई ऊर्ध्वाधर लाइन है और कोई क्षैतिज लाइन है, समान दूरी पर कोई ऊर्ध्वाधर लाइन है, ऊर्ध्वाधर मीन्स इस तरह खड़ी हुई, और क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइन जो समान दूरी पर है वो इस दोषयुक्त व्यक्ति को स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। इस दोषयुक्त व्यक्ति को क्लियर नहीं दिखाई देगी। तो दृष्टि वैषम्य या एस्टिग्मेटिज्म या अबिंदुकता क्या होता है कि इसमें जो कॉर्निया है उसकी गोलाई में अनियमितता आ जाती है, और उस अनियमितता की वजह से क्या होता है कि समान दूरी पर कोई ऊर्ध्वाधर और कोई क्षैतिज लाइन है तो वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। और इसके लिए, इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है? इसके निवारण के लिए जो लेंस यूज लिया जाता है वो होता है बेलनाकार। बेलनाकार लेंस का इसमें यूज लिया जाता है। तो ये वाला जो रोग है वो है दृष्टि वैषम्य या एस्टिग्मेटिज्म। नेक्स्ट हम रोग पढ़ेंगे मोतियाबिंद या कैटरेक्ट। मोतियाबिंद, इस रोग में क्या होता है
जो ह्यूमन का लेंस होता है उसमें प्रोटीन जमा हो जाता है। ह्यूमन का जो लेंस होता है नॉर्मली तो होता है वो लचीला, लेकिन इस रोग में होता है वहां पर प्रोटीन जमा हो जाता है जिसका नाम है क्रिस्टलाइन प्रोटीन। ये लेंस हमने बनाया, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है लचीला। हमने अकोमोडेशन पावर में देखा था कि ये पतला हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिस भी वस्तु को इसको देखना होता है उसके अकॉर्डिंग। तो नॉर्मल तो ये होता है लचीला, लेकिन कैटरेक्ट या मोतियाबिंद में क्या होता है कि इसमें क्रिस्टलीन प्रोटीन जमा हो जाता है। और क्रिस्टलीन प्रोटीन इसमें जमा हो जाता है तो ये लचीला नहीं रहता है, ये थोड़ा कठोर हो जाता है। और कठोर हो जाता है इस वजह से इससे जो भी चीज दिखाई देगी इसमें हो गया क्रिस्टलीन प्रोटीन जमा। ये जमा हो जाएगा तो एक तो ये लचीला नहीं रहेगा, और इसके अलावा ये क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। और इससे अगर कोई भी वस्तु को अगर देखेंगे, इससे जो दिखाई देने वाले इसकी विजन कैसा होगा, विजन इससे हो जाएगा धुंधला। तो मोतियाबिंद में क्या होता है, नॉर्मल लेंस तो होता है लचीला, लेकिन इसमें क्या होगा, क्रिस्टलीन प्रोटीन जमा हो जाएगा जिसकी वजह से ये लचीला नहीं रहेगा और ये हो जाएगा अपारदर्शी। और इसके कारण इससे जो इमेज है वो कैसी दिखाई देगी, धुंधली। तो इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, इसके निवारण के लिए यहाँ पर कृत्रिम लेंस का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम लेंस लगाए जाते हैं, आर्टिफिशियल लेंस। आर्टिफिशियल लेंस का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ये हमारे हो गए 5 डिजीज। इसके बाद एक और डिजीज हमारी बचती है, एक और डिसऑर्डर हमारा बचता है, वो है ग्लूकोमा। अब ग्लूकोमा क्या होता है इसको देखिए। हमने 2 द्रव पढ़े थे, एक था जलीय द्रव और एक था काचाभ द्रव, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। तो हमने क्या पढ़ा था, जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमर। तो इस रोग में क्या होता है, जो कॉर्निया और लेंस के बीच का जो जलीय द्रव था उसकी मात्रा यहाँ पर बढ़ जाती है। और ये जो जलीय द्रव और काचाभ द्रव है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं। अगर जलीय द्रव बढ़ जाएगा, लेंस और कॉर्निया के बीच का जो द्रव भरा है वो बढ़ जाएगा, तो लेंस और रेटिना के बीच का जो द्रव है जिसे हम कहते थे काचाभ द्रव वो भी बढ़ जाता है। विट्रस ह्यूमर ये भी बढ़ जाएगा। तो किसी भी वजह से क्या होता है, जलीय द्रव बढ़ गया, एक्वस ह्यूमर बढ़ गया, तो विट्रस ह्यूमर भी वहां पर बढ़ जाएगा। अब विट्रस ह्यूमर बढ़ जाएगा तो हमने विट्रस ह्यूमर पढ़ते टाइम क्या देखा था कि ये जो विट्रस ह्यूमर है वो रेटिना के ऊपर लगाता है इंटर ओक्यूलर प्रेशर। इंटर ओक्यूलर प्रेशर, इंटर ओक्यूलर प्रेशर ये लगाता है रेटिना के ऊपर। क्योंकि ये काचाभ द्रव बढ़ गया, विट्रस ह्यूमर बढ़ गया, तो रेटिना के ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो भी बढ़ जाएगा। तो ये इंटरओक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। और इसके बढ़ने से क्या होगा, रेटिना पर इफेक्ट पड़ेगा और रेटिना धीरे धीरे डैमेज होने लग जाएगी। रेटिना धीरे धीरे डैमेज होने लग जाएगी। रेटिना धीरे धीरे डैमेज कैसे होगी, सबसे पहले तो क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा रेटिना के ऊपर, तो आई में होगा पेन। शुरू में होगा आई में
पेन, और धीरे धीरे जब रेटिना पूरी तरह डैमेज हो जाएगी, जब रेटिना पूरी तरह डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि रेटिना में ही पाए जाते थे रोड और कोन, और रेटिना ही मेनली काम करती थी इमेज बनाने का। तो अगर रेटिना ही पूरी तरह डैमेज हो गई तो इमेज फॉर्मेशन वाला काम नहीं होगा, और इससे क्या आ जाएगी, ब्लाइंडनेस। और ये जो डिजीज है इसको कहा जाता है ग्लूकोमा। तो हमने यहाँ पर 6 रोग पढ़ लिए। एक और रोग है जो कि आंख से रिलेटेड है, उसे कहा जाता है वर्णांधता। इस वर्णांधता को हम जब जेनेटिक डिजीज पढ़ेंगे उसके अंदर इस वर्णांधता को पढ़ेंगे। अभी आप इसका नाम याद रखें, इसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। तो वर्णांधता मीन्स कलर ब्लाइंडनेस। हमने यहाँ पर सारे जो डिजीज है उनको पढ़ लिया, और एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा। आज हमने पढ़ा नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, नेत्र का अकोमोडेशन पावर क्या होता है, कि नेत्र का जो लेंस है वो अपने आकार में परिवर्तन करके फोकस दूरी के अनुसार व्यवस्थित हो जाता है। अगर उसको फोकस दूरी कम रखनी है या ज्यादा रखनी है उसके अनुसार वो व्यवस्थित हो जाता है। और इसकी ये जो क्षमता है इसको कहा जाता है नेत्र की समंजन क्षमता या अकोमोडेशन पावर। इसके बाद हमने क्या देखा था कि नेत्र का जो निकट बिंदु है, जहां तक की जो इमेज है वो हमें क्लियर दिखाई देती है, वो है 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु है वो है अनंत, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है दृष्टि परास। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा डिसऑर्डर्स, जिसमें हमने एक देखा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मीन क्या है, जो निकट की वस्तु है वो तो क्लियर दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखाई देगी। और इसका कारण क्या होता है, लेंस की वक्रता में परिवर्तन। और इस रोग के निराकरण के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस किरणों को थोड़ा डाइवर्ज कर देता है, और उस वजह से जो किरणें थी रेटिना के पहले ही इमेज बनाने का काम कर रही थी, धुंधली इमेज जिससे बन रही थी, तो ये रेटिना के ऊपर किरणों को फोकसित करने का काम करता है। और इसमें जो दूर बिंदु है वो आ जाता है पास में मायोपिया में। फिर हमने देखा दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस। इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु तो क्लियर दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखाई देती। नॉर्मली निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें जो ये निकट बिंदु है वो हो जाता है दूर। तो इसके निराकरण के लिए हम क्या करते हैं, इसके निराकरण के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। वो किरणों को कन्वर्ज करता है और कन्वर्ज करके उनको रेटिना के ऊपर फोकसित करने का काम करता है। और वर्तमान में लेजर ट्रीटमेंट का भी उपयोग किया जाता है इन रोगों के निराकरण के लिए। उसके बाद हमने देखा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता था, आयु बढ़ने के साथ साथ लेंस की जो समायोजन क्षमता है वो कम हो जाती है, और दूर की वस्तुएं और पास की वस्तुएं दोनों ही ब्लर दिखाई देने लगती है। और इसके लिए जो लेंस यूज लिया जाता है वो है बाइफोकल लेंस, जिसमें ऊपर की साइड तो होता है अवतल लेंस और नीचे की साइड होता है उत्तल लेंस। इसके बाद हमने देखा एस्टिग्मेटिज्म या अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य। इसमें कॉर्निया के शेप में परिवर्तन हो जाता है, कॉर्निया के शेप में अनियमितता आ जाती है, जिससे समान दूरी पर जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइन है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमने देखा कैटरेक्ट या मोतियाबिंद। जो ह्यूमन का लेंस है वो लचीला होता है लेकिन उसमें क्रिस्टलीन प्रोटीन जमा हो जाती है जिससे वो लचीला नहीं रहता है और वो अपारदर्शी हो जाता है, और जो इमेज है वो ब्लर दिखाई देने लगती है। और इसके निवारण के लिए कृत्रिम लेंस का उपयोग किया जाता है, आर्टिफिशियल लेंस।
का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में जलीय द्रव बढ़ जाता है तो काचाभ द्रव बढ़ जाता है और उस वजह से इंटरओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है और इसके बढ़ने पर रेटिना डैमेज होने लग जाता है। शुरू में पेन होता है, बाद में रेटिना पूरी तरह ही डैमेज हो जाता है और इसको कहा जाता है ग्लूकोमा। इससे ब्लाइंडनेस आ जाती है। और हमने नेक्स्ट जो डिजीज है वो देखी वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम आगे जेनेटिक डिजीज जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये जो मैंने आज पढ़ाया है इसमें आई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसका रिवीजन करके आए। थैंक यू सो मच।